हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वो बहुत अच्छे होंगे आप लोग। परसेंटेज की 4 क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं और आज हम 5वीं क्लास की बात करने वाले हैं। 5th क्लास पे बात करेंगे। 2 क्लासेस मेरे अकॉर्डिंग और रह रही हैं परसेंटेज की, तो आज और कल 2 दिन में हम दोनों ख़त्म कर देंगे। लगभग 5 टाइप के क्वेश्चन अभी आपके सामने बचे हुए हैं जो परसेंटेज के अंदर और बनते हैं। उसमें से 3 टाइप के क्वेश्चन आज हम कवर कर रहे होंगे और कल बचे हुए 2 टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे। कल हम लोग इलेक्शन पर बात करेंगे, इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर बात करेंगे। और हम लोग कल बात कर रहे होंगे वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम से भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर भी बात कर रहे होंगे। कल की क्लास के बाद मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन होंगे। पूरा परसेंटेज 2010 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे एग्ज़ाम्स वो सारे होंगे उसमें। तो सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप अलग से कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें। फेसबुक पे गैलेक्सी क्लासेस पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपने कमेंट डाल सकते हैं, तो हम आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस पर भी बात कर रहे होंगे। प्रॉफिट लॉस नेक्स्ट वीक आने वाला है और उसके बाद फिर आने वाला है सीआई और एसआई। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की 5th क्लास। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है तथा उसके खर्च में भी 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। आपको समझना होगा पहले तो, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के। यानी कि आय जो होती है वो हमेशा बराबर होती है खर्च प्लस बचत के। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% खर्च करने का मतलब है कि अगर वो 100 रुपये कमा रहा होगा तो खर्च कितना कर रहा होगा? 60 रुपये। अगर 60 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? तो आप कहोगे बचाएगा 40 रुपये। हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में आपसे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो, तो आय में 15% की वृद्धि कर दो जरा। इनकम में 15% का इंक्रीमेंट तो कितना हो गया? 115। फिर कह रहा है खर्च में भी 15% की वृद्धि हो। खर्च में अगर 15% की वृद्धि होगी तो 60 का 15% कितना? सॉल्व करेंगे, 20 से 3 बार जाएगा, 20 से 5 बार जाएगा, 5 से जाएगा 3 बार और आ जाएगा 100 का 15% हो जाएगा 9। आप ऐसे भी समझ सकते थे, किसी भी संख्या का 10% जो होता है वो एक डिजिट के पहले दशमलव लगाने से समझ में आ जाता है। तो अगर 60 का 10% 6 है और अगर 10% 6 के बराबर है तो हम कह सकते हैं 5% इसका आधा यानी कि 3 के बराबर होगा। दोनों को जोड़ दोगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगा 9%। हम कह सकते हैं कि भाई 60 का 15%, 10 + 5 15% 9 के बराबर होगा। छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हमारे कैलकुलेशन को आसान बना देती हैं, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अक्सर। तो अगर 60 में 9 जोड़ेंगे तो बनेगा कितना हमारे सामने? 69। ओके, अब बचत कितनी है? तो आप कहोगे 115 रुपये अगर कमा रहा है, 69 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? तो हम कहेंगे 115 माइनस 69 कर दो। 115 माइनस 69, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 में से जाएगा तो 46। मतलब ये बचा कितना रहा होगा? 46। पहले 40 बचा रहा था और अब बचा रहा है 46। कितने ज़्यादा बचा रहा है? तो 6 ज़्यादा बचा रहा है। 6 ज़्यादा बचा रहा है किस पे? तो हमेशा याद रखिए बेस पर ओरिजिनल वैल्यू रहती है और ओरिजिनल यहाँ पे कितना है? 40। हाँ, 6 बचा रहा है 40 पे गुणे 100। सॉल्व कीजिए और आंसर देखिए। 20 से कैंसिल करने वाले हम, 2 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 2 से कैंसिल करेंगे 3 और आंसर आ जाएगा 15%। 15% का वृद्धि हो जाएगा बचत में। यह है आपका फाइनल आंसर। याद रखिए इस क्वेश्चन को। कभी कभी क्या होता है कि
डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाता है ये। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो आय में 15% की वृद्धि है और खर्च में भी 15% की वृद्धि है। अगर दोनों जगह सेम इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमेशा याद रखिए तीसरी जगह भी सेम इंक्रीमेंट ही होगा। 15% बढ़ रहा है तो तीसरा भी 15% बढ़ रहा होगा। 20 बढ़ रहा है तो तीसरा भी 20 बढ़ रहा होगा। मतलब जो भी इंक्रीमेंट, दो अगर एक समान इंक्रीमेंट हुए हैं तो तीसरा भी उतना ही बढ़ रहा होगा। लेकिन हाँ, अगर दो अलग अलग इंक्रीमेंट है देन हमें चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है। और याद रखिए अगर दो बराबर इंक्रीमेंट हो रहे हैं तो तीसरा भी बराबर हो रहा होगा। इंक्रीमेंट हो या डिक्रीज हो, दोनों चीज़ों में ये हमेशा बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। ट्राई कीजिए जरा, आंसर बताइए क्या होगा। ओके, आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में 10% की वृद्धि होती है। अब अगर 20 और 20 होता ना तो हम तुरंत कह देते कि बचत में भी 20% की वृद्धि हो रही होगी, पर अब वैसा नहीं है। हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं इनकम जो है वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के, खर्च प्लस बचत के। आपसे कह रहा है 75% खर्च करता है, इसका मतलब क्या है? 100 रुपये अगर कमा रहा होगा तो 75 खर्च कर रहा होगा, मतलब बचा कितना रहा होगा? 25। ठीक है, इंक्रीमेंट कर दो। 20% का इंक्रीमेंट अगर इनकम पे होगा तो इनकम हो जाएगी 120। 10% की वृद्धि होगी अगर एक्सपेंडिचर पे, खर्च पर 10% की वृद्धि। 75 का 10% कितना? तो कहोगे 7.5, क्योंकि 10% का मतलब एक दशमलव आगे लगा दो। 10% इसका जो होगा वो होगा 7.5। 75 में 7.5 जब जोड़ेगा तो आपके सामने आएगा 82.5। अब बताओ अगर 120 रुपये कोई कमा रहा है और 82.5 रुपये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रुपए रहा है? तो आप ऐसे देख लो, 120 में से 80 जाता पूरा पूरा तो 40 बचते, पर 2.5 और जा रहा है तो 37.5, 37.5 रुपये बच रहे होंगे। 25 से 37.5 बचा रहा है। कितना ज़्यादा बचा रहा है 25 पे? तो आप कहोगे 12.5। 12.5 बच रहा है किस पे? 25 पे मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान से देखोगे तो ये 1/2 का फॉर्मेशन है। 1/2 का मतलब होता है 50%। हमारा आंसर हो जाएगा बचत में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 50% का। होप अब ये टाइप आपको क्लियर होगा। कोई भी वैल्यू आए आप इसमें पुट करके अपनी आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैंने दो क्वेश्चन एक साथ लिए हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसको जिससे आप ठीक से पढ़ पाओ। ओके, एक एक क्वेश्चन करके पढ़ लेते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको पढ़ेंगे। देखिए, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और दोनों क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस देखना है, क्योंकि बस वो जो अंतर है दोनों क्वेश्चन में छोटी छोटी बातों का, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, एक बार दोनों क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद फिर यहाँ पे डिफरेंस मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से आंसर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है और 20% यातायात पर खर्च करता है, कॉमा 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और 10% खेल पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 3,240 रुपये शेष बचते हैं तो मासिक आय ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 50%, शेष का 50%, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे 50 और 20 है। ओके, इसको 20 मानिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, मैं करेक्ट करता हूँ। 20% मानते हैं, दोनों को एक जैसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% यातायात पर खर्च करता है, शेष का 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और शेष 10% खेल पर खर्च करता है। यदि उसके पास अब 3,240 रुपये हैं तो मासिक आय ज्ञात करो। ओके, अब देखते हैं, दोनों क्वेश्चन में कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके मैं दिखाता हूं आपको दोनों क्वेश्चन का अंतर क्या है। देखिए ध्यान से।
पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जो कि अपनी आय का, तो उसकी आय मान लेते हैं 100 रुपये, मान लेते हैं 100 रुपये। आपसे कह रहा है 50% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो सीधे सीधे 50% इसने फूड पर खर्च कर दिया, यानी कि 50 रुपये इसने भोजन पर खर्च कर दिए। फिर कह रहा है 20% यातायात पर खर्च कर रहा है, तो इससे 20 रुपये निकाले और यातायात पर खर्च कर दिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिए उसने। फिर कह रहा है 10% मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट पर खर्च कर रहा है, तो इससे 10 निकाले और फिर से इंटरटेनमेंट पर इसने खर्च कर दिए। और लास्ट का 10% फिर से निकाला और खेल पर खर्च किया, स्पोर्ट्स पर खर्च कर दिया। तो आप देखो जरा टोटल इसने खर्च कितना कर दिया है। तो आप कहोगे 50 + 20 + 10 + 10, यानी कि इसने 90 रुपये खर्च कर दिए हैं। अगर 90 इसने खर्च कर दिया है टोटल, तो बचाया कितना होगा? तो कहोगे 10 रुपये बच रहा होगा इसके पास। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है बचा हुआ कितना है, तो आप कहोगे बचा हुआ है 3240 रुपये। जो बच रहा है इसके पास वो है 3240 रुपये। देन हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट दिखा रहा है 3240 रुपये को, तो आपसे पूछ रहा है मासे का है, यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू बताओ। तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 32,400 रुपये, और हम कहेंगे ये हमारा फाइनल आंसर है 32,400 रुपये। अब आते हैं सेकंड पर, और मैं बताता हूं दोनों के बीच का अंतर क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, मैं इसके परसेंटेज वैल्यू करेक्ट कर रहा हूं, पहले वाले की तरह ही कर रहा हूं। ये है हमारे पास 20%, ये है 10%, और ये तो ऑलरेडी 10 है, ठीक है। 50, 20, 10 और 10। चलिए अब देखते हैं इसको। आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% यातायात पर खर्च करता है। अब यहां समझने की जरूरत है। मान लो एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, तो 100 में से 50% यानी कि 50 रुपये भोजन पर खर्च करेगा ये, ठीक है। अब आपसे कह रहा है शेष का, जो बच जाएगा उसका 20%, तो बचा हुआ भाग कितना? तो आप कहोगे 50% अगर यहां खर्च किया तो बचा हुआ कितना? 50। अब ये 50 का 20% खर्च करेगा ट्रांसपोर्ट पर, यानी कि यातायात पर। 50 का 20% कितना होगा? तो होगा कितना? 10। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर लिखा हुआ है शेष का। अब अगर 50 में से 10 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? तो कहेंगे 40 रुपये बचाएगा। 40 का फिर से 10% खर्च करता है, 40 का 10 यानी कि कितना खर्च करेगा? 4 रुपये। 4 रुपये खर्च करेगा तो बचेगा कितना इसके पास? 36। और फिर अंत में कह रहा है 10% खेल पर खर्च करता है। अब 36 का 10% कितना? तो कहोगे 3.6। 3.6 जब 36 से हटेगा तो बचेगा कितना? तो बचेगा 3.6 हटेगा तो बचेगा 32.4, 32.4। और हमसे क्या बोला हुआ है, कितना अंत में बच रहा है उसके पास? 3240। अब कहेंगे हम इस क्वेश्चन में कि 3240 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 32.4 को। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे अगर आप, तो आएगा 3240/32.4। पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, कैंसिल होगा, तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 100। फिर पूछ रहा है 100 यूनिट का मान कितना? तो हम कहेंगे 10,000, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10,000। देखो इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने साथ में इसीलिए लिया था, वो वैल्यूज में करेक्ट नहीं कर पाया, यहाँ पे दोनों सेम वैल्यूज लेके कर रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, किस तरह के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। हमें सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में ढूंढना होता है ये शेष वाला पार्ट, रिमेनिंग। जैसे इंग्लिश में अगर ये बन रहा होगा तो हर बार रिमेनिंग लिखा होगा, और जब ये रिमेनिंग या शेष आपको देखने को मिल जाए तब समझ लो कि अब हमें टोटल में से ना खर्च के बचे हुए पार्ट में से खर्च करना स्टार्ट करना है। जैसे कि सबसे पहले 100 रुपये लिए, 100 में से 50 का खर्च हो गया तो बचा हुआ कितना? 50। शेष लगा था इसलिए हम बचे हुए में से खर्च कर रहे थे। अगर शेष नहीं लगा होता तो हम टोटल में से ही खर्च कर रहे होते।
जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया हमने। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी शेष देखने को नहीं मिला है, सिर्फ कॉमा और देखने को मिला है। तो जब भी हमें रिमेनिंग अगर नहीं दिया गया है तो हम टोटल अमाउंट में से ही खर्च करते हुए चले जाएंगे। होप अब ये बात आपको क्लियर होगी कि रिमेनिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम इन्हीं पैटर्न पे बेस्ड है। 3-4 क्वेश्चन है इस तरह के, थोड़ा थोड़े चेंज के साथ सेम क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखिए जरा, बताइए आंसर क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। पढ़िए एक बार और देखिए कहाँ पे रिमेनिंग लगा हुआ है, जहां से वो पोर्शन अलग हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% खर्च करता है यातायात पर, तो तुरंत 100 से स्टार्ट करो कि 100 रुपए होंगे तो इसका 5 रुपए उसने खर्च कर दिया किस पे, ट्रांसपोर्ट पर। 5% खर्च कर दिया है ट्रांसपोर्ट पर। अगर 5% खर्च किया तो बचाया कितना, 95%। तो 95 100 का होगा कितना, 95। ठीक है। अब आप कह रहा है, आपसे कह रहा है तथा शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है, तो 95 का 20% होगा कितना, तो होगा 19। अगर 95 का 20% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 19। और फिर आपसे कह रहा है और 120 दान रूप में देता है। अगर इसने 19 20% खर्च किया तो बचाया कितना होगा, तो आप कहोगे 80। और अगर 95 का 80% देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कितना बच रहा है। 95 माइनस 19 करेंगे तो हो जाएगा 76 यूनिट अभी बच रहा है। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि इसमें से वो 120 रुपए दान देता है। इसमें से उसने 120 रुपए दान के रूप में दे दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो 120 अगर 76 से निकाल देगा तो अब जो शेष रिमेनिंग जो अमाउंट बच रहा है उसके पास, रिमेनिंग अमाउंट जो बच रहा है वो कितना है, 1400। ओके, 1400 उसके पास रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है उसका इनकम ज्ञात करो। तो अब हमें समझना है कि उसने ये जो दान दिया है और ये 1400 रुपए जो हैं, ये दोनों अगर आपस में जुड़ जाएं तो 76 यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 76 उसके पास लास्ट में बच रहा था। 76 यूनिट बचने के बाद उसने कुछ परसेंटेज में तो खर्च नहीं किया। 76 यूनिट था, उसमें से 120 रुपए निकाल के दान दे दिया और उसके पास बचे कितने, 1400। तो हम कह सकते हैं अगर वो दान नहीं देता तो 76 यूनिट रिप्रेजेंट करता 1400 प्लस 120 यानी कि 1520 को। अगर 76 यूनिट दिखा रहा है 1520 को, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20। एक यूनिट का वैल्यू है 20, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2000। ये होगा इसका फाइनल आंसर। होप ये अब क्लियर होगा आपको कि जैसे ही रिमेनिंग लगेगा तो हमें बचे हुए में से खर्च करना है, नहीं तो हम एक ही सोर्स से खर्च करते हुए चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड है। कह रहा है एक दुकानदार के पास कुछ मीटर लंबी तार है, ठीक है, जिसमें से 10 मीटर चोरी हो जाती है। ओके, अगर मान लो उसके पास 100 यूनिट तार होगी तो उसमें से 10% यानी कि 10 चोरी हो जाएगी। फिर कह रहा है तथा शेष का, अब देखो ये रिमेनिंग लग गया। अगर ये रिमेनिंग नहीं लगता तो हम सोर्स से ही खर्च करते हैं, यानी कि 100 से ही खर्च करते, पर रिमेनिंग लग गया तो अब मतलब जो बचा हुआ है उसका, बचा हुआ कितना, 90 यूनिट बचा हुआ है। अब कह रहा है शेष का 70% बेच देता है, तो 90 का 70% कितना, तो आएगा 63। 90 का 70% यानी कि 63, 63। अगर 63 उसने बेच दिया तो अब बचा हुआ कितना, तो आप कहोगे 70% बेचा है तो बचा कितना, 30%। 90 का 30% निकालोगे तो आएगा 27 यूनिट अब उसके पास शेष रह रहा है। आपसे पूछ रहा है यदि उसके पास कुल 810 मीटर लंबी तार होती तो अब उसके पास कितनी तार बचेगी। तो अब समझो ये कहना क्या चाह रहा है, अब उसने बचा हुआ नहीं बोला है कि लास्ट में कितना बचा है। यदि उसके पास कुल 810 मीटर लंबी तार है, मतलब टोटल की बात कर रहा है कि 100 यूनिट अगर दिखा रहा है 810 मीटर को, तो अब बचेगा उसके पास कितना, तो 27 यूनिट। तो आप कहोगे एक यूनिट का मान है 810 बटे 100,
तो 27 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 810/100 गुणे 27, ये होगा। मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा फाइनल आंसर हमारे सामने हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा। एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। 81 मल्टीप्लाई बाय 27, 2187। तो यहाँ पॉइंट लगेगा और ये आएगा 7, क्योंकि एक जीरो बेस पे बच रहा है। तो आप कहोगे 218.7 मीटर अभी भी तार उसके पास शेष बची हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। ओके, किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की हैं, शेष का 50% अंग्रेजी की हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, शेष लगा हुआ है, 100 से स्टार्ट करो। मान लो किसी पुस्तकालय में 100 किताबें हैं, 100 में से 20% हिंदी की हैं, तो 20 हो गई हिंदी की। अब बची कितनी, तो 80 बच रही हैं। 80% यानी कि 80 किताबें। शेष का 50% अंग्रेजी की हैं, तो भाई 50% इसका कितना होगा, तो हो जाएगा 40 हैं इंग्लिश की। फिर कह रहा है शेष का 30%, 80 का 50 खर्च कर दिया तो बचा कितना, फिर से 50, 80 का 50 यानी कि 40 किताबों में से 30% फ्रेंच हैं। 40 का 30 कितना, 40 का 30% होगा 12। 40 का 30% अगर फ्रेंच में है तो 70% बची। 70% का मतलब 40 का 70, 28 किताबें। और फिर आपसे कह रहा है और शेष बची हुई 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषा पर है। मतलब जितनी किताबें बच गई हैं अब वो सारी की सारी क्षेत्रीय भाषा पर है। मतलब 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6300 को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 100 यूनिट का वैल्यू बता दो। एक यूनिट का वैल्यू होगा 6300 डिवाइड बाई 28, 7 से कैंसिल होगा ये पूरी तरह, और फिर 100 यूनिट का वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब प्लीज़ कैलकुलेशन अपने हिसाब से करिएगा और देख लीजिएगा आंसर कितना आ रहा है। हमें बस इतना समझना है कि अगर रिमेनिंग लगा है तो इसका मतलब चीज़ें चेंज होके आगे वाले से खर्च हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, और रिमेनिंग वाले और नॉन रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस को आपस में मिक्स किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से लैंग्वेज पढ़िएगा ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर खर्च करता है। तो भाई अगर उसके पास 100 रुपए हैं तो उसने तुरंत उठाए 50 रुपए और भोजन पर खर्च कर दिए। 50 खर्च कर दिए उसने भोजन पर, ठीक है। अगर 50% खर्च कर दिया, आगे वाली लाइन जैसी पढ़ा आपने, और शेष का रिमेनिंग आ गया ना, तो अब रिमेनिंग बचा हुआ कितना, तो आप कहोगे 50 बच रहा है। अब रिमेनिंग का 50% यातायात पर, इसका 50% यातायात पर यानी कि 25 यातायात पर खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया उसने 25। 25% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पे प्लीज, शेष का 50% यातायात पर खर्च करता है। 50% जो खर्च किया वो हमने दिखा दिया। अब इसके आगे कहीं शेष लगा है क्या, रिमेनिंग लिखा हुआ है क्या, नहीं है। रिमेनिंग नहीं है, मतलब उसी सोर्स से खर्च होगा जिससे खर्च होता आ रहा है। तो 50 का 25% खर्च होगा, दैट इज 12.5, किस पे, एंटरटेनमेंट पर। फिर कह रहा है और 10% खेल पर खर्च करता है। अब इसके बीच में भी रिमेनिंग नहीं लगा है, तो इसका मतलब इसी से खर्च होगा 10% भी। 10% इसका हो जाएगा 5। देखो समझो, यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए सारी वैल्यूज़ बिल्कुल बेसिक से निकाल के चल रहा हूँ। नहीं तो हमें ये सारी वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें देखना क्या होता है कि इस 50 में से आपने 50% खर्च किया, 25% खर्च किया और 10% खर्च किया। ओवरऑल आपने खर्च कितना किया है, तो 50 प्लस 75, 75 और 10 85, आपने टोटल 85% खर्च किया है। 85% खर्च किया तो बचाया कितना, 15%। बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 15%, 50 का 15% बचा है, और 50 का 15% होता कितना है, तो होता है हमारे पास 7.5। और अब कह रहा है यदि अब उसके पास 900 रुपये बचते हैं तो बता दो भाई 7.5 जो है, 7.5 जो है वो किसको दिखा रहा है, 900 को दिखा रहा है, 900 को। तो एक यूनिट का वैल्यू देख लो, 900 बटे 9000 बटे 75,
और 100 यूनिट का वैल्यू देख लो कितना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, 25 और 3 से कटेगा और आपका आंसर दिखा देगा फाइनल कितना आ रहा होगा। अब एक बार इसको समझो और बताओ कोई भी डाउट लग रहा है तो। सबसे पहले उसने 50% खर्च किया फूड पर, ठीक है। 50% खर्च करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आया 50% पर, और फिर 50% जो बचा हुआ था इसमें खर्च करना शुरू किया 50%, 25% और 10%। तीनों के तीनों खर्चे एक साथ किए हैं। तो ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट पर उसने मिलाकर 85% खर्च कर दिए। तो बचाया कितना? तो बचाया 15%, और 15% यानी कि 7.5। सॉल्व किया और फाइनल आंसर लिख लिया है। देखिए, अगर आपको डाउट लगता है, मुझे पता है ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप मुझसे लाइव नहीं जुड़ सकते हैं अभी, लेकिन अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता दो मुझे कि सर इस क्वेश्चन में डाउट रह रहा है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूँगा ना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूँगा तो मैं उस क्वेश्चन को स्पेशली मेंशन कर दूंगा, या डाउट क्लास में उस क्वेश्चन को अलग से मैं बता दूंगा फिर से, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इस पे, और इस क्वेश्चन के बाद फिर हम इसको चेंज कर देंगे, और मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मिस्टर ए अपनी आय का 20% खाने पर तथा 15% खाने पर खर्च करते हैं। ओके, 2 बार खाने हो गया है, दूसरा कुछ और होगा, एजुकेशन लिखा हुआ है, शिक्षा पर होगा, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपए हैं उसके पास, 20% खाने पर खर्च किया, तो 20 रुपीज़ उसने खाने पर खर्च कर दिए। 20% पूरा पूरा खाने पर खर्च किया है। मान लेते हैं 100 रुपए हैं मिस्टर ए के पास, उन्होंने 20 रुपए या 20% खर्च किए हैं खाने पर। अब देखो, 20% और 15% के बीच में कहीं शेष लगा हुआ है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब इसी सोर्स से खर्च होंगे, और 100 में से 15% खर्च होने का मतलब फिर से 15 रुपए। तो टोटल आपसे पूछा जाए खर्चा कितना हुआ, तो आप कहोगे 35% का खर्च हो चुका है। 100 में से 35% खर्च हो चुके होंगे, तो बचेंगे कितने? 65%। और यहाँ लिखोगे 65, क्योंकि अब अगला जो है वो शेष लगा हुआ है, इसलिए मैंने शेष को यहाँ पे लिख दिया। अगर यहाँ शेष नहीं होता तो ये 40% भी इससे ही खर्च हो रहा होता है। ये बात समझनी है आपको। शेष लग गया है, इसका मतलब अब ये अलग हो गया है। 40% जब हम खर्च करेंगे तो अब 65 का करेंगे। शेष का 40% खर्च करते हैं, तो इसका 40% होगा कितना? 10% होगा 6.5, तो 20% होगा 6.5 का दोगुना 13, और 40% उसका दोगुना यानी कि 26। तो 40% खर्च होगा तो 26 रुपये खर्च होंगे। और यातायात पर, अच्छा, 40% मनोरंजन और यातायात पर खर्च करते हैं, और 30% चिकित्सा पर खर्च करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर इस 40% और इस 30% के बीच में कहीं पर भी शेष नहीं है। अगर रिमेनिंग नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब 30% भी इससे ही खर्च हो रहा होगा, और इसका 30% होगा कितना? तो मैंने अभी आपको बोला कि निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किस चीज़ से है कि ये टोटल कितना खर्च कर रहा है। तो 70% इसने खर्च कर दिया है टोटल। अगर 70% खर्च किया है तो बचाया कितना होगा? तो आप कहोगे 30% बचाया होगा। अगर 65 का पूरा 70% खर्च किया है तो बचेगा कितना? तो हम कहेंगे 30% बचा होगा। अब 65 का 30% कितना होगा? तो होगा 19.5, 19.5, 6.5 का 3 गुना। 65 का 10% होगा 6.5, और 10% में 3 का गुणा करोगे, यानी कि 6.5 में 3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 19.5। अब आप कह सकते हो कि बचा हुआ उसके पास अंत में कितना? 8,775। 19.5 रिप्रेजेंट कर रहा है 8,775 को। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना? एक यूनिट का वैल्यू हमारे सामने आ रहा है 450। अगर एक यूनिट का वैल्यू है 450 तो उसका इनकम कितना होगा? तो 4,500
सॉरी 45,000 उसका टोटल इनकम हो जाएगा, 2 जीरो ऐड हो जाएंगे तो टोटल उसका हो जाएगा इनकम 45,000। एक टाइप का क्वेश्चन और बना सकता है इससे अब आपके सामने। अब आपसे पूछ सकता है, हो सकता है स्टार्टिंग में जैसे कि खाने पर उसने खर्च किया 20%, तो हो सकता है आपसे कहे कि अंत में उसके पास इतना रुपए बच रहा है, तो बताओ खाने पर उसने कितना रुपए खर्च किया होगा। तो आप कह सकते हो 19.5 यूनिट बराबर है 8,775 के, तो एक यूनिट का मान है 450 रुपए। अब जितने यूनिट का मान निकालना है उतने से गुणा कर दो। अगर 20 यूनिट का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो इसमें, तो हो जाएगा 400। अगर 15 यूनिट का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो। मतलब जिसका भी मान निकालना है उसमें 20 से गुणा करो, और सॉरी 450 से गुणा करो, और वो आपका आंसर बनाता रहेगा। एक यूनिट का मान जितना है आपको हमेशा उससे मल्टीप्लाई करके आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे 20 यूनिट का मान निकालना है तो 4 से 50 से गुणा करो, 450 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो 9,000 आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह किसी का भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमेशा 100% का ही वैल्यू पूछ रहा होता है हमसे। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूरी तरह से क्लियर होंगे। जब भी रिमेनिंग लग के आता है और रिमेनिंग नहीं लग के आता है तो किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन को आप समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। ओके, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 50% की कमी होती है, और वास्तविक संख्या 1,20,000 है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। चलो बेसिक से आप कर लोगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताना चाहता हूँ, समझो इसको क्या होगा इसका मतलब। देखो सबसे पहले तो हम परसेंटेज जो वैल्यू दे रखी है उनकी बात करते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, और वृद्धि का मतलब क्या, बढ़ने का मतलब क्या, तो बढ़ने का मतलब हो जाएगा, दोनों जोड़ दो आपस में, 20% का मतलब है 1/5, जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6/5, यही तो होता है। कमी में घटाया जाता है और वृद्धि में जोड़ा जाता है। 50% का मतलब कितना, 50% का मतलब 1/2, 2 में से 1 को घटा दो क्योंकि कमी हो रही है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 50%, 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें समान ही दिखेंगी आपको। चलिए समझिए, यहाँ पे दो वैल्यू होंगी यहाँ पे, एक होगी ओरिजिनल पॉपुलेशन और दूसरा होगा न्यू पॉपुलेशन। ओरिजिनल हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है और न्यू हमेशा ऊपर वाली, यानी कि फाइनल रिजल्ट ऊपर वाला होता है। किसी शहर में पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो आप कहोगे 20% की वृद्धि का मतलब अगर जनसंख्या होगी 5 तो बढ़ के कितना हो जाएगी, 6। ठीक है, पहले होगी 5 तो बढ़ के हो जाएगी 6। ये 20% से आया 1/5 और 1/5 से निकल के आया है 6/5, क्योंकि बढ़ रहा था। तो हम कहेंगे वास्तविक होगी 5 तो बढ़ के कितना हो जाएगी, 6। सेकेंड ईयर, दूसरे साल की बात करेगा तो आपसे कहेगा दूसरे साल 50% की कमी होती है। 50% की कमी का मतलब क्या, तो ये लिखा हुआ 1/2, बेस से 2 और 1 कम होगा तो बचेगा कितना, 1। अब देखो वृद्धि हो रही तो 5 से 6 किया, कमी हो रही है तो 2 से 1 कर दिया। आमने सामने अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 2 और 6 कैंसिल हो रहे हैं कितनी बार, 3 बार। अब आप कहोगे यहाँ पे बचा है 5 और यहाँ पे बचा कितना है, 3। ये जो नीचे वैल्यू बच रहे हैं ना, यही आपको सब कुछ दिखाता है। ये दिखाएंगे आपको कितने प्रतिशत का चेंज आया है। ये है वास्तविक जनसंख्या और ये है नई जनसंख्या। अगर आपसे पूछा जाता कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत बदलाव आया है, तो आप कहते 5 थी और कितनी हो गई है, 3 हो गई, यानी कि कितने प्रतिशत का बदलाव है, 2 का बदलाव है। 2 का बदलाव है किस पे, 5 पे। 2 का बदलाव है 5 पे गुणे 100, यानी कि 40% की कमी हुई है, आप ऐसे कह सकते थे। लेकिन हमें यहाँ पे जनसंख्या बदलाव नहीं बताना है, हमें दिया गया है कि वास्तविक जनसंख्या 1,20,000 है। वास्तविक जनसंख्या का मान कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,20,000 को। तो 1 यूनिट का मान कितना, तो 5 से भाग देंगे जरा इसमें,
2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा और 1 यूनिट का मान आ जाएगा 24,000। ठीक है, 1 यूनिट का मान अगर 24,000 है तो आपसे पूछ रहा है 3 यूनिट का मान बता दो। 24 दिया कितना होता है? 72। और आंसर हो जाएगा 72,000। मतलब 2 वर्षों के बाद जो जनसंख्या बच रही होगी हमारे पास, वो बच रही होगी 72,000। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो पूछेगा कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ है, तो बदलाव हम बेस डिफरेंस निकाल के बता सकते हो कि 40% का बदलाव हुआ है। दूसरा टाइप पूछेगा वास्तविक जनसंख्या या नई जनसंख्या में किसी एक का मान दे देगा और बचे हुए का मान आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करते हैं। देखिए, साइड में पहले परसेंटेज वैल्यू लिखता हूं मैं। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। वृद्धि हो रही है तो बढ़ा दो, वृद्धि का मतलब 7/6। ठीक है, 20% कमी दूसरे वर्ष। 20% का मतलब है वापस से 1/5। कमी का मतलब कितना? तो 4/5। तीसरे वर्ष 30%। 30% वृद्धि हो रही है। 30% का मतलब है 3/10 और वृद्धि का मतलब है 13/10। ये है हमारे पास परसेंट वैल्यू। ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी और न्यू पॉपुलेशन होगी। 16 2/3% का इंक्रीमेंट मतलब वैल्यू 6 से बढ़ी और कितनी हो गई? 7। दूसरा 20% का, एक मिनट रुको जरा, पहले वर्ष में वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष में कमी हो रही है। ओके ठीक है, 5 से कम होके हो जाएगा ये 4। और तीसरा, रुक जाओ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ऊपर वैल्यूज अलग हैं और नीचे वैल्यूज अलग दे रखे हैं। ओके, हम इंग्लिश के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। मैं दोबारा से परसेंटेज रिपीट कर रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है 16 2/3% फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट है, फिर डिक्रीज है 30% का। 30% का डिक्रीज का मतलब है 30% यानी कि 3/10। कमी का मतलब माइनस कर दो यानी कि 7/10। फिर है 40% की वृद्धि, तो 40% दिखाता है 2/5 को और वृद्धि कितने को दिखाएगा? तो दिखाएगा 7/5 को। ये है क्लियर। अब आप कह सकते हो ये है हमारे पास 30% और ये वाला वैल्यू हमारे पास 40%। अब आप कह सकते हो कि 30% की कमी हो रही है तो 10 से हो रहा है 7 और लास्ट में 5 से हो रहा है 7। आमने सामने कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। देख रहे होगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो। 7 7 7 तो हो जाएगा 343। यहाँ पे 6 30 और 300, 300 होगी ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो नई पॉपुलेशन हमारे पास होगी 343। अब देखते हैं दिया क्या है। 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या 343,000 हो जाती है, मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है न्यू पॉपुलेशन। कितना दे रखा है? 343,000, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो होगा 1000। तो आपसे पूछ रहे हैं वास्तविक जनसंख्या बताओ, तो 300 में 1000 का गुणा कर देंगे तो आपके सामने वैल्यू हो जाएगा 3 लाख। वास्तविक जो वैल्यू होगी वो होगी आपके सामने 3 लाख, जो कि बढ़ के हो रही होगी 3,43,000। सेम पैटर्न पर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले है 16 से ही 2/3% की वृद्धि। इंक्रीमेंट है तो 1/6 और बनेगा कितना? ये 7/6। क्लियर है। फिर 37 1/2 की कमी। 37 सही 1/2% की कमी का मतलब है 3/8। याद रखो 12.5% का 3 गुना होता है 37.5, तो 1/8 का 3 गुना यानी कि 3/8। कमी हो रही है तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना? 5/8। तीसरा 57 1/7%, ये दिखाता है 4/7 को, और वृद्धि हो रही है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 11/7। अब लिखते हैं इनको, ओरिजिनल पॉपुलेशन और न्यू पॉपुलेशन। पहले 6 से 7 हो रहा है
फिर 8 से 5 हो रहा है, और लास्ट में 7 से 11 हो रहा है। आमने सामने कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, जैसे 7 से 7, और तो कुछ कैंसिल दिख नहीं रहा है मुझे होता हुआ। 48 मल्टीप्लाई करके यहाँ आया और यहाँ पे आ गया 55। और फिर से देखो सीधे सीधे वैल्यू, 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या है 55,000, तो सीधे सीधे 55 यूनिट दिखा रहा है 55,000 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1,000 और 48 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 48,000, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। होप क्लियर होंगे आपको। आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। पहला किया था हमने जिसमें आपको सैलरी में इंक्रीमेंट और एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट दिखाया था, सेविंग्स के बारे में पूछा था। दूसरे क्वेश्चन में रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट आया था कि कितना खर्च कर रहा है, कितना बच रहा है, फिर उस पर खर्च कर रहा है, उस तरह से। और तीसरा जो क्वेश्चन है ये आया है सक्सेसिव इंक्रीमेंट का, लगातार वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वृद्धि कमी इस तरह से होती जा रही है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। पहला परसेंटेज चेंज पूछ सकता है, तो परसेंटेज चेंज हमें पता है दोनों के बीच का डिफरेंस। परसेंटेज चेंज आप बता सकते हो कि 7 का डिफरेंस आ रहा है 49 पे या 48 पे, तो कितना फाइनल चेंज होगा। या फिर एक वैल्यू दी जा सकती है तो उसके बाद दूसरी वैल्यू के बारे में वो आराम से पूछ सकता है आपसे। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, और कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और उसके बाद आपका परसेंट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।